बाजार का सफर चालू करते हैं, मुनाफे का सफर चालू करते हैं। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं प्रसाद कुशेसर। प्रसाद कुशेसर बाजार के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और उनके साथ में हम शुरुआत से बहुत सारे शोज और बहुत सारी चीज़ें करते आए हैं। उनका अपना एक फर्म है equitytrends.com के नाम से। और प्रसाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। जी आलेख जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड नाइस टू बी इन टच विद यू ऑल। और प्रसाद सर, उम्मीद करते हैं कि अब आपके घर में सब चीज़ें नियंत्रण में हैं। हमने सुना था कि कुछ तकलीफें थी, कुछ परेशानियां आई थी। जी हाँ एलेक्स जी, लास्ट फ्राइडे को थोड़ा स्केयर था। फॉर्चुनेटली हम लोग ने टेस्टिंग किया तो एवरीथिंग टर्न आउट टू बी नेगेटिव। तो दो टेस्ट करने के बाद वो क्लियर हो गया। तो नाउ एवरीथिंग इज ओके। थैंक्स फॉर द कंसर्न। वाह, बहुत बहुत अच्छा। हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में रख रहे थे और हमारे दर्शकों ने भी इस पे हमने ये सूचना दी थी और उन्होंने भी आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा है। तो शायद उसका असर है कि ईश्वर ने हमारी सुनी है और थैंक सब यू कुछ। वेरी मच। तो लेकिन साथ ही साथ एक और अच्छी खबर है जो कि बाजार से आई है और बाजार अपने नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। सबसे पहले तो आपका व्यू निफ्टी पर। जी एलेक्स जी, निफ्टी जो है मुझे लगता है जो पिछले 1-1.5 महीने में जो करेक्शन चल रहा था वो करीब 14,151 के ऊपर खत्म हो गया। वो 22 अप्रैल को था। तो अगर आप थोड़ा पीछे का रिकलेक्ट कर सकते हो तो तभी ये कोरोना का केसेस जो है वो भी पीक पे था। उसके बाद आप देखेंगे कि 22 अप्रैल के बाद थोड़ा थोड़ा केसेस पीक आउट होते गया, केसेस भी कम हो गया। तो वो जो पैनिक था वो वापस रिपीट नहीं होगा, तो इसलिए वो बॉटम भी बन चुका है। उसके बाद जब भी निफ्टी 15,100 के ऊपर गया तो ये कंफर्मेशन आ गया कि अभी बॉटम हो चुका है निफ्टी का। तो ये अगर बॉटम हो गया तो पहला थोड़ा शॉर्ट टर्म का टारगेट बनता है 15,478, फिर 16,027 और थोड़ा लंबा आप नजरिया डालें तो 16,915। ये भी सब यानी 2 या 3 महीने के टारगेट 16,915 तक पकड़ लीजिए। 2 महीने या 3 महीने लग जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम उसके लिए मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अभी जो टारगेट है 15,478, यहाँ पे थोड़ा मार्केट का रेजिस्टेंस मिलेगा थोड़ा। तो यहाँ पे करेक्शन आ सकता है कि 100-200 पॉइंट निफ्टी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। वो भी उसके लिए आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, डिलीवरी का स्टॉक्स है, वो नहीं बेचने का है। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। जब ये लेवल 15,478 है यानी 15,500 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 16,027। इसमें आउटलुक कितना समझा जा सकता है कि ये वाले नए हाइज जो आप बता रहे हैं 16,000 के लेवल्स में, ये इसमें कितनी जल्दी आप देख रहे हैं, कितनी जल्दी मिल सकते हैं? मेरे ख्याल से देखो आलेश जी, एक ये पिछले महीने में भी एक अच्छा वेरी पॉजिटिव न्यूज हैज कम, दैट इज द मॉनसून फोरकास्ट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दे हैव फोरकास्टेड दिस ईयर मॉनसून टू बी नॉर्मल। तो जब भी नॉर्मल मॉनसून होता है तो अभी आपको मोर और लेस चालू हो जाएगा अगले 10 दिन में या 15 दिन में ऑल ओवर इंडिया का। तो ये जब भी मॉनसून चालू होता है तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी पहला एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सुधारता है। तो जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर सुधारता है तो फार्मर के पास पैसा आता है और इसके वजह से फार्मर जाके कुछ शॉपिंग करता है, गाड़ी खरीदता है, 2 व्हीलर खरीदता है या एफएमसीजी गुड्स खरीदता है या थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी आइटम्स खरीदता है। तो इसके वजह से थोड़ा बाइंग पावर बढ़ता है रूरल इंडिया में और सभी जो सेक्टर्स है उसका फायदा होता है उसको। जैसे आप देखेंगे ट्रैक्टर्स बढ़ेंगे, फिर 2 व्हीलर कंपनी को फायदा होगा। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ मार्केट शुड बी मोर और लेस इन बुलिश आउटकम। और दूसरी बात, ये जो आपने पूछा 16,000 कभी तक आएगा, ये मेरे ख्याल से थोड़ा करेक्शन अगर 15,478 के आसपास देता है तो एक महीने में मेरे ख्याल से जून एंड तक भी ये 16,000 आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अगली एक्सपायरी तक हमें 16,000 के से और अच्छे वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
प्रसाद सर, आप बहुत सारे सेक्टर्स की अभी बात कर रहे थे और आज जो सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार बैंकिंग सेक्टर पे आपका व्यू दे दीजिए और उसके बाद फिर हम एक एक करके सवाल लेते हैं। एलेक्सी, बैंकिंग सेक्टर इज गुड, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको क्वालिटी पहचानना पड़ेगा। क्वालिटी स्टॉक्स को यू हैव टू चूज एंड इन्वेस्ट इन देम। तो क्वालिटी स्टॉक्स क्या होते हैं कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स ही रहेंगे। जब भी आप फ्रंटलाइन में आते हो, जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर में है। और जो पीएसयू बैंक है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, ये सब लीडिंग बैंक होते हैं। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। उसके बाद के जो बैंक्स आते हैं, जो मिड कैप स्मॉल कैप बैंक्स है, वहां पे थोड़ा क्वालिटी कम हो जाता है। बैंक्स का एसेट क्वालिटी इज लिटिल लेस कंपेयर टू द पीयर्स। तो इसके वजह से उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन आप करेंगे तो यू हैव टू स्पॉट द आइडिया वेरी प्रिसाइजली। तो अगर आप प्रिसाइजली उसमें बिकॉज ऑफ चार्ट और फंडामेंटल उसको स्पॉट करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं तो उसमें थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि इसमें हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कुछ सवाल ले लेते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से ही हैं। राजा मुखर्जी जी पूछ रहे हैं एचडीएफसी बैंक और फेडरल बैंक। एचडीएफसी, देखो इनका सवाल भी जो हमने जवाब दिया उसके हिसाब से ही है। आप अगर लीडिंग बैंक देखोगे तो नंबर 1 बैंक प्राइवेट सेक्टर में है एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इसका एसेट बुक काफी बढ़िया है। और दूसरी बात है कि द बैंक हैज बीन गिविंग 18 to 20% ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट फॉर द पास्ट 20 years, कंसिस्टेंटली फॉर द पास्ट 20 years। तो ये एक उसके एक अपने हिसाब से भी रिकॉर्ड बन जाता है। तो दिस इज अ लाइक बैंक विच आई कैन से, अगर आपको एवरग्रीन पोर्टफोलियो बनाने का है तो उसके लिए एचडीएफसी बैंक जरूर सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फेडरल बैंक जो बनता है वो आपका दूसरा स्टॉक जो बनता है वो थोड़ा आपको कम क्वांटिटी में लेने का, लेकिन स्टॉक कंपनी तो अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक मान लो थोड़ा बहुत अगर डिक्लाइन आता है इसमें तो भी 72 तक डिक्लाइन आने की संभावना बनती है। 72 या और थोड़ा नीचे जाएगा तो 70 तक आने की संभावना बनती है। बट ओवरऑल द आउटलुक फॉर द स्टॉक इज ऑल्सो गुड। मुझे लगता है अगले 6 महीना 1 साल में ये स्टॉक ग्रेजुअली उसका जो लास्ट हाई है उसके आसपास चला जाएगा। तो वो लास्ट हाई जो ऑल टाइम हाई बनता है वो करीब 127 का है, तो उसके आसपास जाएगा ये स्टॉक। इसमें एक सवाल और बजाज फाइनेंस था, उसको थोड़ी देर में ले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक किटी जी का सवाल है जो कि टारगेट्स पूछ रही हैं इंडियन बैंक पे। देखो ये मुझे इसका एग्जैक्ट फंडामेंटल नहीं पता, बट इंडियन बैंक जो है वो पीएसयू बैंक में आता है। और अभी इसका मुझे एग्जैक्ट फंडामेंटल नहीं, मैं ड्यूरिंग द शो ही आपको ये चेक करके बता देता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जस्ट गिव मी सम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, वो कर लेते हैं। और कुछ लोग प्रसाद सर कुछ सवाल उसके साथ में एक सुझाव भी है कि हम ये शो डेली क्यों नहीं करते हैं। तो उस पे मैं फाउंडर इंडिया की तरफ से ये बता दूं कि हमारा प्रयास जारी है और हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में काम कर रहे हैं। एक बहुत छोटा स्टार्टअप है, मीडिया स्टार्टअप है। और प्रसाद सर इस बारे में हम लोग, क्योंकि प्रसाद सर से इस पर डिटेल डिस्कशन हो चुका है तो उन्हें पता है कि हम किस तरीके से कितने लिमिटेड साधनों के साथ में लेकिन कितना बड़ा सपना हमने देखा हुआ है और आप सभी दर्शकों के साथ में मिलकर के इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी शुभकामनाएं और आपका सपोर्ट रहेगा। बहुत जल्दी आपको ये डेली भी मिलेगा और कोशिश करेंगे 24 घंटे भी मिले, तो वो भी प्रयास जारी है। जी एलेक्स जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो आपका शो है वो मेरे ख्याल से फर्स्ट शो था यूट्यूब पे, और उसके बाद अभी फुल डे का शो भी आप कर रहे हो जिसमें आपके पास काफी सारे सेगमेंट्स हैं, काफी सारे टाइम स्लॉट पे आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी बुलाया। और ये फुल डे शो यानी आप सब दर्शकों को भी समझना चाहिए, इट इज ऑलमोस्ट इन कंपटीशन, ऑलमोस्ट नहीं लेकिन है कंपटीशन, बड़े छोटा है बट एज अ बिगनिंग फर्स्ट स्टेप आप समझ लीजिए। तो ये एक
पैरेलल टू द लाइव टेलीविजन शोज होते हैं, उसको एक पैरेलल चैनल जो है वो बन जाता है। और इसमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में खर्चा हो जाता है, एक्सपीरियंस भी लगता है, और ये सब स्टार्टिंग के टीविंग प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है, आई एम कॉन्फिडेंट, स्लोली, जैसे इन्होंने 2 दिन अभी मंडे और फ्राइडे को फुल डे के शोज चालू किए हैं, व्हिच विल स्लोली गेट एक्सटेंडेड टू अदर डेज। जी, यही हमारा प्लान यही है प्रसाद सर, और आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा प्रसाद सर। लेकिन बाकी सवाल और ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं याद कर रहा हूँ कि एक आपने बीएफ यूटिलिटीज दिया था पिछली बार, क्या आप जी हाँ एलेक्स जी, हाँ सर, बीएफ यूटिलिटीज के बारे में बात करते हैं। एक इनका जो सवाल था इंडियन बैंक, तो वो मैं मुझे अभी इसका फंडामेंटल्स नहीं पता, बट मैं सिर्फ चार्ट देख के आपको बता सकता हूँ कि मोर और लेस इसका जो 34 का बॉटम था, 34.5 आने का था, वो आ चुका है नीचे में। अभी ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है 157 का, जहां से अभी इसने फॉल किया था 97। तो अभी इसको 157 के ऊपर जाना पड़ेगा। ये 157 का जो इसका रेजिस्टेंस है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम होल्ड करेगा। इसका रीजन यही बनता है कि ये एक इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए फिबोनाची रेजिस्टेंस था, और बिकॉज ऑफ दैट इट हैज हैड अ मोर और लेस 40-50% फॉल फ्रॉम देयर। तो ये 157 के ऊपर जाना चाहिए क्लियरली बाय अराउंड 15 जून। तो मान लो 15 जून तक ये उसके ऊपर जाता है, देन इट विल बी बुलिश, एंड फिर आपको अपसाइड के टारगेट और आ जाएंगे, वो करीब 174 तक जाना चाहिए। और अगर मान लो नहीं जाता है, मान लो ये स्टॉक नहीं जाता है और ऑन द डाउन साइड इट स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो 133, तो 133 के नीचे जाएगा, तो ये वापस इसका थोड़ा डाउन साइड चालू हो जाएगा। तो आप 123 का स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए। अगर ये 123 टूटेगा तो वापस ये नीचे आ सकता है अराउंड 100 to 110 लेवल के आसपास। जी प्रसाद सर, बीएफ यूटिलिटीज। हाँ, बीएफ यूटिलिटीज एलेक्स, ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे रेकमेंड किया था, तभी भाव था कुछ 290, मैंने कहा था 300 का ब्रेकआउट है, एंड ओवरऑल आई थिंक दिस स्टॉक इज क्वाइट बुलिश। और जो 300 का ब्रेकआउट आया उसके बाद ये स्टॉक 340 तक गया, अभी कुछ 310, 15, 20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है। उसका जो लास्ट रैली था वो करीब 230, 226 टू 346 तक हो गया, 227 टू 346 तक हो गया। तो इसका थोड़ा करेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो हेल्दी हो जाएगा। और इसके बाद जो इसका अपसाइड का टारगेट बनता है वो 409 और उसके बाद 522, लेकिन ये सब इंटरमीडिएट टारगेट है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में क्षमता इतनी है कि अक्टूबर एंड तक ये स्टॉक 900 पर जाना चाहिए। ये इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट होता है, जो मैं काफी पैशन के साथ निकलता हूँ, फॉलो करता हूँ, उस पर ही इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरा जो कुछ भी whatever extent I am successful is because of that, because of which you get very strong and powerful movement। जो हमने पहले भी आपके चैनल पे जो स्टॉक दिए थे, जैसे थॉमस कुक था, फिर एमएसटीसी था, काफी सारे स्टॉक दिए थे जो डबल हो चुके। ग्रेफाइट फार्मा, ग्रेफाइट इंडिया, में ग्रेफाइट 750 हो गया। ये सभी स्टॉक जो है वही मैं टाइम एंड प्राइस टारगेट निकालता हूँ, तो उसमें वो अगर होता है then you get a very strong up move। तो वही चीज बीएफ में भी है, तो मुझे लगता है उसमें भी फॉलो बाइंग आना चाहिए। और ये स्टॉक का अभी जो 315 चल रहा है, इसका जो नया ब्रेकआउट होता है वो मेरे ख्याल से 325 के ऊपर होगा, लेकिन उसके पहले शायद थोड़ा 10 रुपया नीचे आ सकता है। ये 305 वगैरह कुछ आके ये स्टॉक वापस अपसाइड में जाना चाहिए। तो क्या और ऐड किया जा सकता है, एवरेजिंग कर सकते हैं अगर हमें पोजीशन है तो? जी हाँ, मेरे हिसाब से एवरेजिंग कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि इसमें स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस भी मैं बताऊं तो 240 का स्टॉप लॉस आएगा। तो अगर आपको एग्रेसिव स्टॉप लॉस होता है तो 280 का रहेगा,
और 275 का पकड़ लीजिए, और 240 अगर टूटता है तो ही प्रॉब्लम आएगा, मानना नहीं टूटता है तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 409 टू 522 का, एंड आई थिंक इट कैन स्टिल बी बॉट। अब अगला मूव भी शायद इसमें एक बहुत पावरफुल आना चाहिए, अभी वो कैसा आता है वो आने के बाद हम लोग ट्रैक करेंगे, और होपफुली इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। लेट अस वॉच जी। और सवाल लेते हैं उससे पहले प्रसाद सर, कोई और स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा? आपका पावर पैक जो पोर्टफोलियो हम आपके साथ में बना रहे हैं उसमें बीएफ यूटिलिटीज हमने एक रखा था, उसके अलावा कोई और आप रखना चाहते हैं? जी एलेक्स जी, हमने पहले आपके शो में देखो काफी सारे स्टॉक दिए थे, अभी मेरे ख्याल से 6-9 महीना से बहुत सारे स्टॉक दिए, बहुत सारे चल गए। उसमें मैंने एक स्टॉक दिया था, वो ब्लू चिप कंपनी था, जो मैंने कहा था कि ये स्टॉक आप लीजिए, लेकिन इसका सेल टारगेट नहीं दिया था, टारगेट नहीं दिया था। उसकी वजह यही थी कि ये बेचने का नहीं था, बाकी सभी हम आपको टारगेट देते, अभी बीएफबी दिया 900 का टारगेट, 1000 का टारगेट आएगा, तो उधर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने का। लेकिन वो स्टॉक जो दिया था उसमें ये कहा था कि भाई इसको बेचो मत, ये आपका लीगेसी के लिए रखो, आपके बच्चों के लिए भी नहीं, ग्रैंड सन्स के लिए, ग्रैंड डॉटर्स के लिए भी रख देना, इतना अच्छा था। तो वो दिया था 725 के, तो उसको भी हो गया 2 महीना। कंपनी का नाम है इंगरसोल रैंड। तो इंगरसोल रैंड एक एमएनसी कंपनी है, और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बनाते हैं, और एमएनसी कंपनी है, और इसका फॉलोइंग बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली है, कंपनी एक्सट्रीमली इन्वेस्टर फ्रेंडली। एलेक्स जी, आप देखेंगे चार्ट में ये करीब 725 में मैंने रेकमेंड किया था पहले बार आपके शो में, और वहां से वो करीब अभी 1075 तक गया, और अभी कुछ 1000 के आसपास 975 1000 चल रहा है। मंडे को इसका रिजल्ट है। तो ये कंपनी की खास बात क्या होती है कि ये कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है, तो बहुत लंबा टाइम का कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन जो है वो इसका, जब भी मैंने कॉल दिया था पहली बार 725 पे, तभी भी बताया था टाइम एंड प्राइस टारगेट है 1125, इसके ऊपर जाएगा 30 जून 2022 तक। तो 30 जून 2022 को आज भी 1 साल के ऊपर है। तो अभी ये स्टॉक मेरे ख्याल से 2 दिन पहले 1075 तक गया था, 50% रिटर्न दिया, बट अभी तक 1125 के ऊपर नहीं गया। तो 1125 के ऊपर जाने को भी इसको और 1 साल है, लेकिन ये 1 साल नहीं लेगा। ये मान लो मंडे को रिजल्ट है, 15 दिन 1 महीने में भी मेरे हिसाब से जाना चाहिए, और जब ये 1125 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो, 1125 के ऊपर जाएगा तो भी खरीद लीजिए, और इसका टारगेट काफी बड़ा है, तो आपको सिर्फ इसको लेके होल्ड करने का है, कभी सेल मत करना है इसको, ये एक आपका लीगेसी शेयर हो जाता है। तो जो हम पावर पैक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें ये एक जो ब्लू चिप स्टॉक रहता है जिसमें आपको काफी अच्छा डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड आने से क्या होता है कि आप ये स्टॉक होल्ड कर सकते हो, यानी कि आपको पैसे का जरूरत होता है तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है। 2 साल पहले एलेक्स जी, जब इसका भाव 800-900 था, तो इसने 200 रुपए डिविडेंड दिया, तो यानी आपका डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ बिकम्स 20%। और आप जानते हो आज के दिन में एफडी का रेट जो 4-5-6% चल रहा है, तो उसमें अगर कंपनी वही 220% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, एंड वो भी ब्लू चिप कंपनी लाइक एमएनसी कंपनी इंगरसोल रैंड, तो ये रिपीट हो सकता है। ये रिपीट क्यों होगा? क्योंकि ये साल इसका 99th ईयर है ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया, यानी इंडिया में ये कंपनी 1920 में आसपास बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर विल बी 100th centenary year. So in the 100th centenary year, definitely you can expect a sizable dividend or bonus. क्योंकि इसका लास्ट बोनस आया था 1995 में। ये थोड़ा बहुत कंपनी का बैकग्राउंड रह चुका है। अभी आप फंडामेंटल्स देखेंगे इसके, तो फंडामेंटल्स तो ठीक है अभी तक, लेकिन रिसेंटली उसने गार्डन डेनवर नाम की कंपनी के साथ मर्ज किया है, बिकॉज ऑफ विच उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो काफी बढ़ चुका है, बिकॉज ऑफ विच इट विल गेट अ साइजेबल जंप इन द रेवेन्यूज इन द नियर फ्यूचर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये बनता है कि ये कंपनी कंप्रेसर्स बनाती है,
तो ये जो कंप्रेसर्स बनाती है, दोज आर यूज्ड इन मेकिंग ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द एयर। तो इसकी वजह से इसको अभी जो कोरोना में ऑक्सीजन की कमतरता हुई थी, तो वो जो कमतरता के लिए लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे, hospitals have also purchased it. So because of which this company is likely to get sizable order from that particular sector. So I think because of which उसके fundamentals भी improve होना चाहिए. So all said and done, I think this is a very good stock. सेफ भी है, कंपनी भी बढ़िया है, और रिटर्न की आप चिंता मत कीजिए, 1125 के ऊपर जाएगा तो लेके भूल जाइए, यू विल गेट व्हाटएवर प्राइस यू राइट, यू विल गेट द प्राइस। जी प्रसाद सर, अभी भी इसमें गुंजाइश है? तेजपाल जी भाटिया जी हमारे पास हैं, साथ में हैं, उन्होंने आपके कॉल पे इन्होंने 693 पे लिया था ये इंगरसोल ब्रांड, और वो तो ठीक है कि वो तो अच्छे मुनाफे में, और आप कह रहे हैं कि अभी निकालना नहीं है इसको और लेगेसी शेयर है, लेकिन जिन्होंने अभी तक पोजीशन नहीं ली थी, क्या उनके पास अभी भी मौका है? 983 पे है अभी समय। जी हाँ एलेक्स जी, दिस इज अ वेरी, मेरे हिसाब से आज के मार्केट में ये बहुत बढ़िया कंपनी है। दूसरी बात ये होती है कि चलो आपको अभी नहीं खरीद, आप अभी भी खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से ये तेजपाल भाटिया ने, आई डोंट नो वेयर ही बॉट इट, बट लगभग 693 पे खरीदा। उसी लेवल पे मैंने आपके शो पे रेकमेंड किया था उसी समय। आई डोंट नो इधर उन्होंने मेरे कहने पे कहा है या नहीं, लेकिन कंपनी अच्छा है। आपको अभी भी इसमें कन्विक्शन नहीं होता है। क्या होता है कि 700 में लिया है, कंपनी हैज गॉन अप फ्रॉम इन द लास्ट 2 months फ्रॉम 700 to 1000, तो लोग डरते हैं अभी कैसा ले, एवरीवन वेट्स फॉर अ करेक्शन। तो ठीक है, करेक्शन आएगा तो भी अच्छा है, नहीं आएगा तो भी अच्छा है। इसका अगला ब्रेकआउट पॉइंट है 1125। तो 1125 आप देखिए, वॉच कीजिए। अगर ये 30 जून 2022 के पहले, 2022 आई एम क्लियरली मेंशनिंग, नॉट 2021, लेकिन ये आ सकता है 2021 के पहले भी। तो ये अगर 30 जून 2022 के पहले 1125 के ऊपर जाएगा तो आप 1125 या 1150 में भी खरीदीजिए, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। टाइम फ्रेम खाली काफी लंबा है, 3 to 5 years प्लस। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ ये बेचने का भी नहीं, ऐसा शेयर मिलता भी नहीं है। तो ये एक ब्लू चिप कंपनी है विच यू कैन कीप एट योर लेगेसी। जी, बस इसमें एक चीज मेरे को प्रसाद सर बता दीजिए कि अगर मैं नया एंट्री इसमें लेना चाहता हूँ तो क्या यहाँ पे पूरा पैसा डाला जा सकता है, या अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके शुरू करूँ और जैसे जैसे डिप्स पे ऐड करता चलूं? जी एलेक्स जी, मैंने खुद ने, मेरे लिए भी 725 में खरीदा, मेरे क्लाइंट्स को भी हम लोग ने 725 में ही खरीदा। लेकिन पिछले हफ्ते इसका जो ब्रेकआउट आया है 915 का, तो 900 रुपए में भी हम लोग ने एंट्री किया। तो 900 का 1080 पैक गया है, तो कुछ बड़ा 200 रुपये कल गया, और हम लोग ने वो 200 रुपए के लिए इसमें एंट्री किया ही नहीं है, या 500 रुपए के लिए एंट्री किया ही नहीं है। ये स्टॉक आपको लेके होल्ड करने का, मान लो आपको फिर भी आपको टाइम ही करने का, एक फ्रेश एंट्री आपको टाइम करने का है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन अगर मान लो इसमें आ जाता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स मंडे को है, तो ये 930 910 तक आ सकता है। देखो 910 इसका पहले का जो हाई था, जो आप देखेंगे तो उधर तक आ सकता है, लेकिन अगर आता है तो आपको लेने का ही है। यहाँ पे लीजिए, 1125 के ऊपर जाता है तो भी लीजिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म, यानी जिनको अगर ट्रेडिंग, फिर भी मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग मत करो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका रेंज काफी बड़ा है। ये तो 500 रुपए चला गया तो कुछ नहीं, अभी तक इसका एलेक्स ये आप समझ सकते हो, ये स्टॉक जो अभी 550 से 1000 हो गया है, तो 500 रुपए 100% तो बढ़ गया, लेकिन अभी तक इसका ब्रेकआउट ही नहीं आया। ब्रेकआउट की तरह 1125 पे, तो स्टॉक का अपमूव जो चालू ही नहीं हुआ है, आप समझ सकते हो इसमें। और ऐसा स्टॉक आपको मिल रहा है कि इट्स ऑन द वर्ल्ड, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें ट्रेडिंग मत कीजिए, जस्ट बाय एंड होल्ड। और दूसरी बात यह है कि शॉर्ट टर्म का टारगेट इसका, शॉर्ट टर्म मैंने 2 महीना और 6 महीना का एक 1250 बनेगा, उसके बाद 1600 का बनेगा। जिनको ना कहने के बाद भी ट्रेडिंग करने का है, प्रॉफिट बुकिंग करने का है, वो इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते जी। और वैसे भी हम जो इस सेगमेंट का जो नाम दिया हमने स्पेशल आपके साथ में हम कर रहे हैं, वो पावर पैक पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो का मतलब है कि जहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं
जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत कई गुना मुनाफा देने वाला हो। और प्रसाद कुशेश्वर की ये खासियत है कि वो ढूंढ के ऐसी चीजें लेकर के ही आते हैं जो आपको कम समय में ही, पोर्टफोलियो का मतलब ये भी नहीं होता ज्यादातर कि 5 साल और 10 साल, वो ठीक है कि उसको रखा भी जा सकता है फॉर योर ग्रैंड चिल्ड्रन टाइप, जो कहते हैं लेगेसी शेयर्स प्रसाद सर, लेकिन फिर भी वो लंबे उसमें बहुत बड़ा मुनाफा देता है। तो ये एक अच्छा शेयर है। एलेक्स जी, हाँ सर। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन। मैं ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ कहता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम एक अच्छा कंपनी निकालें। देखो, मैं या आपके साथ भी काफी सारे एनालिस्ट जुड़े हैं। मैं भी काफी सारे कॉल देता हूँ, उसके टारगेट दे देता हूँ, भाई 100 में लो, 150 आएगा, 200 आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करो। ओके, लेकिन जो वॉरेन बफे है, जो जो विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु हैं और जिनको काफी सारे लोग फॉलो करते हैं, उनका जो स्टाइल क्या है ये आपको समझना चाहिए। वो इतना पैसा क्यों बनाते हैं? तो वो जब भी शेयर खरीदते हैं पहली बार, तो वो शेयर वो 6 महीना 1 साल के लिए नहीं खरीदते। वो खरीदते हैं, उनका होल्डिंग पीरियड 10 साल, 20 साल, 30 साल तक होल्डिंग पीरियड रहता है। तो जब भी आप 10, 20, 30 इयर्स का होल्डिंग पीरियड रखते हो ध्यान में, तो वो कंपनी का क्वालिटी भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए, तभी आप आंख बंद करके उसको ले सकते हो और फिर उस पर सो जा सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हो कि भाई मार्केट गिरेगा तो भी अपना कंपनी अच्छा रहेगा। ये जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल कि अरे भाई 100 का लिया, 150 में बेचो, 125 में बेचो, इंट्राडे करो, ये करो, वो करो, ये सब दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल स्पेकुलेशन, दिस इज ऑल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें हम कैश फ्लो कमाने की कोशिश करते हैं। इफ यू रियली वांट टू बी एज गुड एज अ इन्वेस्टर एज से वॉरेन बफेट, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि उनके स्टाइल का इन्वेस्टमेंट करें, उनके स्टाइल का टाइम फ्रेम रखे, उनके स्टाइल का आप समझ लीजिए कंपनी का क्वालिटी रहे। तो दिस इज वन ऑफ द कंपनी विच आई थिंक बड़े इंडियन स्पेस में, दिस इज नॉट ऑन द कंजम्पशन सेक्टर बट स्टिल एमएनसी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड इज एक्सट्रीमली गुड। आई थिंक मेरा छोटा प्रयास ये रहेगा कि भाई ये बढ़िया कंपनी बन सकता है, हम लोग लेके होल्ड करें। इसमें मैं जानबूझ के टारगेट नहीं दे रहा हूँ। तो ये आप दर्शकों को समझना चाहिए, लेके होल्ड करो, पैसा तो देगा ही आपको। ये कंपनी बढ़िया कंपनी है, 1125 के ऊपर जाएगा। अगर ये जाता है और मान लो किसी को नहीं रिटर्न मिलता है, 1125 के ऊपर जाएगा, नहीं रिटर्न मिलता है, तो हमको इस चैनल पे भी आप संपर्क करें, फेसबुक पे भी संपर्क कर सकते हैं, या किधर भी कांटेक्ट करके पूछे भाई क्या हो गया, तो आपको भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें कि हाँ कंपनी अच्छा है, आप लोगों को होल्ड करते हैं। प्रसाद सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल एक गेस्ट का है, पंकज, एक व्यूअर का है। पंकज जी जानना चाहते हैं बायोकॉन पे आपका व्यू। देखो, दर्शकों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी स्क्रिप्ट पूछते हो, कंपनी पूछते हो, तो थोड़ा टाइम फ्रेम बता दीजिए। अभी मैं इसमें यही कहूंगा कि जो 385 का ट्रेड चल रहा है, तो 385 से मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन में है, तो करेक्शन में ये ऊपर जाएगा करीब 394, 399 के आसपास, और वहां से थोड़ा वापस नीचे आएगा, थोड़ा वापस नीचे आएगा, तभी उसका करेक्शन खत्म हो जाएगा। और नीचे कहां तक आएगा, तो ये आप समझ लीजिए कि रफली ये लेवल तक आना चाहिए, 370, या फिर उसके नीचे जाता है तो करीब 365 तक जाना चाहिए, और 365 से ये स्टॉक वापस ऊपर जाएगा, वो करीब 420 या थोड़ा बहुत और भी ऊपर जाएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव रहेगा। यानी 365, 70 के आसपास आके जब ये अपमूव में जाएगा, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव रहेगा। वो कितना तक जाना चाहिए, 435 तक, 422, 435 तक जाना चाहिए। और यहाँ पे जाने के बाद ये स्टॉक वापस एक डिक्लाइन में आएगा, 435, 450 जाने के बाद वापस थोड़ा बहुत डिक्लाइन में आना चाहिए। तो ये इसका ट्रेडिंग रेंज हो गया, नीचे में 465 और ऊपर में 435
5 के आसपास। तो ये ट्रेडिंग रेंज के बाद ये स्टॉक वापस एक बार एक फॉल में आएगा। वो फॉल इसका मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा रहेगा और उसमें इसका टारगेट जो बनता है वो करीब 345 तक पकड़ लीजिए, 345 या 257, लेकिन 257 में फिलहाल आई रूल इट आउट, बट 345 तक पकड़ लीजिए, यानी करीब 100 रुपए का फॉल आएगा, 435 टू 345 का ये एक फॉल इसमें पेंडिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए 435 पे और 350 में वापस नया एंट्री कर सकते हो जी। एक रेंज है जिसके अंदर में है ये, और 370 के आसपास से लेकर के और 425 के बीच में जो आप कह रहे हैं, तो ये उसी के अंदर में आप दोनों तरफ के लेवल्स कह रहे हैं कि देखा जा सकता है। और अभी निचले स्तरों पे है तो शायद इसे एक जंप देखने में मिल सकता है। बहुत शुक्रिया प्रसाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्पेशल शेयर्स देने के लिए। आपके साथ में फिर मंडे को जुड़ेंगे पावर पैक पोर्टफोलियो के साथ में और फिर कुछ शेयर्स पे चर्चा करेंगे, कुछ स्पेशल पिक्स। उम्मीद है आप कुछ अच्छी चीजें ढूंढ करके लाएंगे। जब बाजार इतने हाई पे है तो कहीं कुछ मुनाफे के लिए कुछ हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए उसके अंदर में। एलेक्स जी, if you permit, मैं और एक कॉल देना चाहता हूँ। तो ये भी पावर पैक है, लेकिन देखो कैसा होता है, चार्ट वाइज दिस कंपनीज आर स्ट्रांग एंड पावरफुल, लेकिन कंपनी का क्वालिटी ऑल्सो डिटरमाइन। जो एमएनसी हमने कहा था इंगरसोल रैंड, उसका एमएनसी का क्वालिटी, अभी ये इंडियन कंपनी है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया आपको आ सकता है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, अभी कुछ 11.35 के आसपास चल रहा है। तो ये कंपनी में काफी सारा डेप्ट है, डेप्ट भी काफी सारा, यानी 3000 करोड़ का डेप्ट है। और इसका खासियत ये है कि 10,000 करोड़ का डेप्ट था इसका, वो 3000 करोड़ किया। लेकिन ये डेप्ट क्यों है? ये डेप्ट इसलिए है क्योंकि इसमें काफी सारा पैसा पेंडिंग है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आने का। ये जो हाईवेज बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, टनल बनाता है, तो उसका पैसा पेंडिंग रहता है। तो देखो ये स्टॉक अभी शूटअप भी हो गया है, 1145 हो गया। तो ये कंपनी जो है इसका पोटेंशियल भी बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप खरीद दीजिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है 16 रुपया बाय अगस्त दिस ईयर, यानी एंड ऑफ अगस्त 2021 तक ये स्टॉक 16 रुपया तक जाएगा। और जब भी ये 16 रुपए का ये टारगेट अचीव होता है तो फिर उसका आगे का टारगेट बनेगा 26 और 50 और इवन मोर दैट I'll upgrade the targets later on in the future show। लेकिन खास बात क्या बनती है कि ये मार्केट में 15-15,500 के इंडेक्स में जब निफ्टी डबल हो गया है, ये स्टॉक एक मल्टीबैगर बनेगा यहाँ से। इसका रीजन, फंडामेंटल रीजन आप देखेंगे तो ये है कि कंपनी में डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग चालू है। तो अभी जो कोविड चल रहा है, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट का भी पैसा ब्लॉक हो जाता है इन मेडिकल सर्विसेज, बिकॉज ऑफ इसका थोड़ा पेमेंट डिले होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक पिटीशन किया है गवर्नमेंट को कि भाई आप इसका पैसा दे दीजिए ताकि इट कैन रीपे द बैंक्स। तो ऐसा नहीं कि ये खाली पैसा बैंक को नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट से इसको एक हाथ से पैसा आने का है, गवर्नमेंट से पैसा आने का है, दैट इट हैज टू रीपे टू द बैंक। तो वो जब भी आएगा तो इसका पूरा डेब्ट भी काफी सारा कम होगा। वैसे भी डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग चालू है, उसमें भी मुझे लगता है कि अच्छा कुछ पैकेज मिलेगा इसको। और कोरोना की वजह से थोड़ा बैंक्स का अप्रूवल आने को टाइम लग रहा है, लेकिन अगर वो हो जाता है अगले 1-2 महीने में होना चाहिए, तो ये स्टॉक शुड डू वेल। दिस इज ऑन द फंडामेंटल साइड। दूसरा एक रीजन बनता है कि 31 मार्च को इसको 1250 करोड़ का एनएच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पेमेंट मिल गया है, एटलीस्ट द अप्रूवल हैज कम। तो वो एग्जैक्ट 31 मार्च को कैसे आया? तो शायद इन लोगों ने कुछ मैनेज किया होगा, अपना केस जल्दी सॉल्व हो जाए ये वो करके। तो मान लो अगर ये 1250 करोड़ का 1/4 यानी 300 करोड़ भी या 400 करोड़ भी उसको मार्च एंड तक मिलता है और वो अपने बैलेंस शीट में दिखाता है, तो भी इसका रिजल्ट क्वार्टर एंडेड 31 मार्च को अच्छा खासा मान लो 150-200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ जाएगा ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। अभी वो रिजल्ट आया नहीं है, सो आई कैंट कमेंट ऑन दैट, लेकिन 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है, 1250 करोड़ इसको 31 मार्च को मिला।
और ये स्टॉक हमने 7.5-8 रुपए में लिया तभी तभी इसका मार्केट कैप ही 1200 करोड़ था, और उसको वो उसी टाइम पे 1250 करोड़ NHAI से मिला। तो जिसको 1250 मिलता है करोड़, उसको और भी पेंडिंग है और भी आएगा आगे, और उसका डेट भी क्लियर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये लास्ट मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट अभी बाकी है, दैट इज अवेटेड, लेकिन वो रिजल्ट ऑल्सो शुड बी एक्सट्रीमली गुड। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड यानी 2022 दिस कमिंग ईयर शुड बी एक्सट्रीमली वेल फॉर दिस कंपनी। और जो आपको ये अभी फंडामेंटली मैंने बता दिया, ये अगर अनफोल्ड होता है उसी तरह से विल ट्रैक इट, लेकिन चार्ट में 16 के ऊपर जाना चाहिए बाय अगस्त 2021। वो जाता है तो ये स्टॉक आपको जो अभी 16 में दिखेगा, अभी 11.5 है, वो 16 का 50 या 100 भी हो जाएगा अगले 2 या 3 सालों में। तो ये एक थोड़ा वाइड, अभी थोड़ा यू कैन से इट्स अ लिटिल guesswork, but there is lot of knowledge and expertise going beyond it कि भाई ये हो जाएगा। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि अगस्त एंड तक आप ट्रैक कीजिए, ये 16 के ऊपर जाता है क्या, मेरे हिसाब से जाएगा। तो अगर जाता है देन दिस विल बी द स्टॉक टू बाय। इवन 17 में भी आप लोगे तो भी कोई इशू नहीं। और इसका स्टॉप लॉस बनता है एलेक्स जी 9 रुपए। 9 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपने एक प्रसाद सर हमें दिया है, एक HCC दिया है, और इंगेसोल रैंड आपने दिया है कि कंटिन्यू अभी कर सकते हैं, और BF यूटिलिटीज आपने कहा है कि उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ जी जी। सर, आप जब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC की बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक शेयर है और एक सवाल है टाटा स्टील पे। तो टाटा स्टील BSL क्या 6 महीने से 1 साल के लिए लिया जा सकता है, शाहिद जी पूछ रहे हैं। नहीं, BSL जो है टाटा स्टील BSL है, ये भूषण स्टील करके एक कंपनी था जिसका टेक ओवर किया था टाटा स्टील ने खरीदा। तो उसके बाद वी हैड रेकमेंडेड द स्टॉक एट 35। तो लेकिन मुझे ये स्टॉक ये लेवल पे पहली बात तो आई लाइक टू सर्च द स्टॉक, और मेरे को अभी अभी ऑन द स्क्रीन हाँ मिल गया। तो 34-36 में रेकमेंड किया था लॉन्ग टर्म के लिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास इसमें कोई वेव काउंट नहीं है कि 100 रुपए में लो इसका कुछ क्या होगा, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। 6 महीने से 1 साल के लिए पूछ रहे हैं, क्या अभी लेकर के? नहीं एलेक्स जी, इसको थोड़ा करेक्शन में आएगा, करेक्शन में तो हम लोग खरीद सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इट विल बी मर्ज इनटू टिस्को। तो टिस्को बढ़ गया तो ये भी 36 का 100 हो जाए। 36 भी नहीं, इसका लो कितना हुआ था उसके बाद हम लोग ने 36 में रेकमेंड किया था, उसके बाद 15 हो गया, और उसके बाद अभी 100 का भाव है। तो ये एक हम लोग ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड किया था, नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो ठीक है, इसका जो कुछ भी टारगेट था दैट हैज बीन अचीव्ड। तो मैं इस पे अभी शॉर्ट टर्म के लिए कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब ये काफी चल चुका है और अभी इसमें अब एंट्री करने का मौका नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन इनके पास कुछ न्यूज रहेगा या एनालिसिस रहेगा तो वो कर सकते। ठीक बात है, वरना ये करीब 20 रुपए के लेवल से और 100 रुपए का लेवल ऑलरेडी आ चुका है साल भर के अंदर में, तो ये अपने आप में बहुत लंबी दौड़ है, तो इसमें आगे जाने का ठीक है। प्रसाद सर, धानी सर्विसेज देख सकते हैं? ये कुछ इंडिया बुल्स का कंपनी है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ग्रुप का कंपनी है। तो इसका मेरे को ये क्या होता है, कंपनी का नाम भी चेंज हो जाता है, तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड दिस कंपनी। मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, शायद अगर आप टाइम दे सकते हो देन आई कैन सर्च फॉर दिस कंपनी एंड टेल यू, अभी तो मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है। ओवरऑल अगर प्रसाद सर बात करें कि जब हम अनलॉकिंग देख रहे हैं कि अब सब जगह अनलॉक शुरू हो गया है और लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया बेसिकली, और पार्शियल अनलॉक कई जगह हो गया है, और मुंबई में तो शायद 3-4 दिन उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन और लेंगे, लेकिन बाकी कई सारे राज्यों में 1 तारीख से काफी कुछ अनलॉक की प्रक्रिया ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, और कईयों में एक्सपेक्टेड है कि कल परसों में सैटरडे संडे में अनाउंस हो जाएगा और धीरे धीरे शुरू होगा। इसका असर कोई ऐसे स्टॉक्स या कोई ऐसे सेक्टर्स में आप देखते हैं कि जो आना शुरू होगा और वहां पे कहीं कोई मौका देखते हैं? नहीं, री रेटिंग चालू रहता है एलेक्स जी, री रेटिंग चालू रहता है, बट
अभी ऐसा नया सेक्टर अगर कुछ चलेगा तो मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन एक ट्रैवल सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, जैसा एयरलाइंस है या ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली कंपनीज है, थॉमस कुक है, तो उनको फायदा हो सकता है। अगर ग्लोबली आप देखेंगे कि ये जो सेक्टर ओपन हो रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, लोग ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, अभी एक साल भर पे मोरलेस घर पे ही बैठे हैं। और आप समझ लीजिए, मेरे को एक दोस्त ने कहा कि ऐसा लगता है कि जब भी बाहर जाते हैं ना, लॉकडाउन खुलता है तो जेल से लोग बाहर होके घूम रहे हैं, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहते हैं ना, जेल से अभी भी छुट्टी इतनी गर्दी रहते हैं, छोटा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फॉरगेट गोवा एंड प्राइम लोकेशन, छोटा। जब मैं नासिक में था इतना भीड़ था ना उधर, एक टूरिस्ट स्पॉट में, क्या आप सोचेंगे अरे इतना लोग आए कहाँ से, यानी 3 महीना 6 महीना लोग घर बैठते हैं, पीपल आर वेटिंग, पीपल आर डाइंग, तो अच्छा चलो अभी हम लोग हॉलिडे प्लान करते हैं, बाहर निकलते हैं घूमने का। तो वो एक सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रोवाइडेड इंटरनेशनल जो टूरिज्म के रेगुलेशन है वो ओपन अप हो जाते हैं, तो दैट शुड बी डूइंग वेल। थॉमस कुक जो मैंने पहले रेकमेंड किया था आपके शो पे, वो अभी 60 के आसपास है, तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत डिक्लाइन में मिलता है। आई थिंक दिस शुड बी गुड अगेन। ठीक है, उसके लेकिन आप कह रहे हैं डिक्लाइन का वेट करना पड़ेगा। कोई और इसी से रिलेटेड क्या आईआरसीटीसी या एयरलाइंस में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी? नहीं, आईआरसीटीसी जो है कंपनी बढ़िया है, बट उसका जो आई विल वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, जैसा क्या होता है कि उसमें अपने को स्टॉप लॉस नजदीक मिलता है। आईआरसीटीसी एलएक्सी जब भी लिस्ट हुआ था, देखो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऑल इंडिया पे रेलवे बंद हो जाएगा। कभी मैंने कभी मेरे लाइफ स्पैन में ये कभी देखा भी नहीं कि ऑल इंडिया लेवल पे 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए रेलवे बंद हो चुके थे। तो ये स्टॉक जब लिस्ट हो गया था 700 में हुआ, वहां से 2000 हो गया, तो इट वाज सपोज टू बी अ मोनोपोली स्टॉक, ये वो करके, और बहुत बढ़िया रेलवे के ऊपर इसका प्ले बनता है। तो इवन आई वाज कन्विंस कि भाई अभी इसके अच्छा कुछ नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तभी ये स्टॉक 2000 से नीचे आके गिर गया, और वो कितना आया था, करीब 750 वापस आ चुका है, वहां से अभी वापस 1900 2000 है तो अच्छा कंपनी, बट आई वेट फॉर अ करेक्शन टू बाय दिस स्टॉक, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, बिकॉज जो हम लोग जो ट्रैक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें ये नजर आया कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम सब जो जानते हैं कि पूरे ट्रेन सर्विसेज बंद हो चुके हैं, तो आईआरसीटीसी का रेवेन्यू आप देखेंगे तो पिछले जो दिसंबर में जो रेवेन्यू था, पिछले दिसंबर ने 2019 में जो रेवेन्यू था 2019 दिसंबर, वही रेवेन्यू लगभग, और इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी दिसंबर 2020 में रिपीट हो गया इन स्पाइट ऑफ द लॉकडाउन। तो आप किसी को भी पूछेंगे ना तुरंत, अरे ये कैसा हुआ, लॉकडाउन तो था, ट्रेन भी बंद थे, और फिर भी रेवेन्यू उतना, प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम। तो इमीडिएटली अरे हाउ इज इट पॉसिबल, रेवेन्यू शुड फॉल डाउन, ट्रेन तो बंद थे 3-6 महीने। तो उसका रीजन यही बनता है कि सिंपल रीजन है कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द कोविड, पीपल स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट। आईआरसीटीसी का इंटरनेट बुकिंग का जो ऐप है उसके ऊपर रेलवे का बुकिंग होने लगा, और जो पहले लोग रेलवे काउंटर पे बुकिंग करते थे खड़े रह के, जहाँ पे आप देखेंगे कि 100 लोग 200 लोग एक एक लाइन में खड़े रहते थे, इवन वो बंद हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। देयर वाज नो क्यू, तो द एंटायर ट्रैफिक बुकिंग शिफ्टेड टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ विच उसका रेवेन्यू सेम आ चुका है। लेकिन ये अगर मेंटेन रहता है देन इट इज गुड। मान लो थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है इसमें, बट आई प्रिफर टू बाय दिस स्टॉक। अभी उसका रेवेन्यू मेरे ख्याल से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, रेल भी चालू हो जाएगा, केटरिंग भी करेगा, तो ये भी स्टॉक एट पार हो जाएगा। बट मेरा जो स्टाइल बनता है कि उसमें नजदीक का स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इवन इन रेलवे ये थोड़ा उसका कंसिस्टेंसी था, विजिबिलिटी था, कि अपने को कॉन्फिडेंस था कि रेलवे तो कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा। तो पिछले 1 साल में हम लोग ने एक्सपीरियंस किया अगर पहली बार के भाई ये बंद तो हो सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा शेकी हो गया और कुछ नहीं।
I will prefer to buy it on a correction, not at this point. जी, पिछले एक साल में हमने बहुत सारे ऐसी चीजें मिथ अपने अपने जो कंसेप्शंस थे वो सब टूटते हुए देखे हैं, या बहुत सारे ऐसे थॉट्स को और प्रिंसिपल्स को, बहुत सारी चीजों को धराशायी होते हुए देखा है। हम समझते थे खाने का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, रेस्टोरेंट्स कभी बंद नहीं हो सकते, खाना तो आदमी खाएगा ही खाएगा, और उनको भी बंद होते देखा है। ट्रेन, रेलवे, वही आप जो कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी रेलवे, भारतीय रेलवे जैसी चीज बंद हो सकती है। वो ठीक है कि साथ में लोग गाड़ियों से ट्रेवल करने लगे, फ्लाइट से ट्रेवल करने लगे, और लेकिन ट्रेन कभी भी खाली नहीं जाते हुए हमने देखी थी, और वहां पे वो भी बंद होती हुई देखी है। तो ये तो एक साल हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और ईश्वर ना करे कभी किसी और जनरेशन को इस तरीके का एक्सपीरियंस करना पड़े। प्रसाद सर, जब आप तो फंडामेंटल्स को ट्रैक करते हैं और बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, पिछले एक साल के अंदर में बाजार ने जिस तरीके का मूव दिखाया है, और इकोनॉमी या जिसको कहा जाए बिजनेस, व्यापार ऑन ग्राउंड, जमीन पे जिस तरीके की चीजें हैं, उन दोनों में ये डाइकोटोमी को कैसे देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि ये सब ठीक है, या हम यही मानते रहें कि बाजार बहुत एंटीसिपेशन में चल रहा है कि इसके बाद बहुत बड़ा बूम आएगा तो इसलिए है, या कैसे है कि ये डिस्कनेक्ट नहीं है? नहीं एलेक्स जी, आपका सवाल सही है, लेकिन मैं इसका जो कोरिलेशन जो आप ढूंढ रहे हो, मेरे ख्याल से आप यू आर लुकिंग फॉर अ कोरिलेशन बिटवीन द मार्केट एंड द इकोनॉमी। तो वो फंडामेंटल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट सभी मिलके अगर कुछ फॉर्मूला निकाले तो हो सकता है, बट मेरे पास उतना लेवल का नॉलेज नहीं है, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग। लेकिन मेरे पास कुछ और चीज है, तो बिकॉज ऑफ विच आई डू दैट कोरिलेशन विच यू आर लुकिंग फॉर। आप जो एलेक्स जी आप देख रहे हैं कि मार्केट में आगे जाके क्या होगा, ये आपका मेरे ख्याल से सवाल है कि कोरिलेशन तो मिल नहीं रहा है, एंड इट इज, इसमें आप कोरिलेशन ढूंढने जाओ एलेक्स जी, तो इसमें जो लूज पॉइंट्स है, यानी नया स्ट्रेन आ सकता है, ओके, कोरोना कैन डिक्रीज, कैन गो, कैन बी रिमूव कंप्लीटली, या नया कोरोना का वेरिएंट आ सकता है, और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम लोग अभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आगे का। तो ये एक कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव का उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे क्या होगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। उसके बाद इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है। तो इसका मैं सॉल्यूशन यही कहता हूँ कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, बट नॉट रिलेटेड टू दिस। आपका जो सवाल मोर और लेस है कि मार्केट आगे जाके 6 महीना 1 साल क्या करेगा, तो उसका सवाल मैं यही दूंगा। देखो, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि आपके चैनल पे मैंने ग्रेफाइट रेकमेंड किया था 175-200 पे, तभी इसका टारगेट था 500,000 का। तो ये मैंने क्यों रेकमेंड किया था, क्योंकि मुझे क्लियर विजिबिलिटी थी इसमें क्या होने वाला है। तो 500,000 की जगह अभी वो 500 तो गया, 750 का भाव चल रहा है, ये 1,000-1,200 भी जाएगा यहाँ से, तो तभी तक इसमें अपमूव बना रहेगा। तो आप कहेंगे ग्रेफाइट इतना ऊपर जाएगा तो मार्केट कितना और ऊपर जाएगा, तो यस, मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि नॉट ओनली ग्रेफाइट, और मेरे पास ऐसा 10 कंपनी है जिसमें अपमूव पेंडिंग है। जैसा आप देखेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओके, उसका 800 का भाव, फिर गुजरात अल्कली उसका 800 का भाव, गुजरात अल्कली ट्रेडिंग एट 410, तो ये 100% का रिटर्न इसमें भी बाकी है। तो ऐसा मेरे पास और एक 8-10 कंपनी जिसमें 50-100% का अपमूव बाकी है। तो मैं खाली मेरा नॉलेज जो है मैं वो कंपनी पे अप्लाई करता हूँ जिसपे मेरे को कॉन्फिडेंस है। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि निफ्टी कितना जाएगा, और जो कोरिलेशन आप ढूंढ रहे हो कि 6 महीने में 1 साल में निफ्टी कहाँ तक जाएगा, बट मुझे लगता है कि अपमूव शुड बी मेंटेन्ड फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स एटलीस्ट, कम से कम उतना तो रहना चाहिए। निफ्टी का लेवल अपर साइड का 17,000 का एक आता है, फिर 19,000 आता है, बट वो थोड़ा आगे का बात है, बट 6 महीना तो मार्केट शुड बी गुड ओवर। ठीक है, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक हम आप कॉन्फिडेंट हैं और आप उसमें तो बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक और कौन सा वो परफॉर्म करेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा और उसका कोरिलेशन इकोनॉमी से या बाकी चीजों से, वो आप उसमें नहीं जानना चाह रहे हैं। लेकिन एक कॉमन वैसा वाला सवाल है, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं कुछ मिसमैच सा भी है? उसका कारण कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इनफैक्ट मैं कहूँ कि
बहुत सारे इंडेक्स या बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो पहले अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जो मार्केट के साथ में उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो वो बाद में, और उसमें अब आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कि जिसमें अभी स्कोप बाकी है, उनके चलते, उस एंटिसिपेशन के चलते भी, और जब वो चलेंगे तो बाजार चलेगा उसके साथ में, तो शायद वो भी हो सकता है। लेकिन कभी एक आम आदमी के मन में, या जो बहुत ज्यादा डिटेल में बाजार के अंदर में नहीं जाता है, उसको जब ये बताया जाता है कि उसकी दुकान बंद है, उसका रेस्टोरेंट बंद है, उसको सड़क पे कोई बिजनेस चलता हुआ नहीं दिख रहा है, सब कुछ इसेंशियल सर्विसेज पे आकर के टिक गया है, सिर्फ दूध और सब्जी और उस तरीके की चीजें, या दवाइयां और अस्पताल, वो भी पूरे तरीके से नहीं, अस्पताल में भी बाकी बीमारियों के इलाज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड बीमारियों का या सिर्फ कोविड के अराउंड काम हो रहा है। और उसके बाद भी बाजार जब बताया जाता है कि इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो थोड़ा तो एक डिस्कनेक्ट लगता है कि शायद ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो क्या ये दोनों चीजों को अलग ही मान लेना चाहिए और हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है? जी नहीं, सी इट इज क्वाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, आई वुड से इनवर्स कोरिलेशन। हम लोग जो कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो आप देखिए, जब भी लॉकडाउन पिछले साल अनाउंस किया 22 मार्च को, तभी निफ्टी था 7,500। तो लॉकडाउन का मतलब क्या कि 3 महीने, तभी तो 1 महीने का लॉकडाउन था पहले, तो पूरा कंट्री बंद हो गया। तो पूरा कंट्री बंद हो गया, तो स्टॉक मार्केट वहां से आधा होना चाहिए, लेकिन वहां से डबल हो गया, 7,500 का 15,000 हुआ। तो इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड। अगर आप सोचेंगे कि भाई काम धंधा बंद हो जाता है, स्टॉक मार्केट तो डबल हो गया, तो है तो इनवर्स कोरिलेशन। इसका रीजन मेरे ख्याल से सिंपल है कि बुल मार्केट ग्रोज ऑन वॉल्स ऑफ वरी, ऐसा एक सेइंग है। यानी बुल मार्केट जो रहते हैं, तो जब तक वरी है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तभी तक चलता रहेगा। मैं तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर मान लो कि इफ वी आर लकी कि कोरोना का, कोविड का, अगर मान लो कुछ ऐसा दवाई निकलता है विच इज इजीली अप्लीकेबल, जैसे अभी वैक्सीनेशन है, लेकिन वो वैक्सीनेशन सबको करने को भी 6 महीना 9 साल लगेगा, तो इट विल टेक टाइम। मान लो कोई नेजल स्प्रे का बात कर रहा है भारत बायोटेक का, तो नेजल स्प्रे अक्रॉस द काउंटर मिलता है, केमिस्ट के पास मिलेगा, तो मान लो वो अगर आ जाता है 15 दिन में, और नेक्स्ट 15 डेज में एवरीवन बाइज इट एंड यूजेस इट, एंड इट इज गुड एंड इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना, तो मान लो 1 महीने में सभी कोरोना मुक्त हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन आई थिंक दैट विल बी अ टाइम व्हेन द मार्केट्स विल टॉप अप। समझा? ये मार्केट का ऐसा ही है, जब पूरा लॉकडाउन हुआ वहां से डबल हो गया। मान लो अभी वरी है कोरोना का, तो चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाते जाओ, जब तक कोई वरी नहीं है, अभी कोरोना इज क्लियर, अभी आगे जाके क्या, तो मार्केट विल टॉप आउट। देन क्या होगा अगले 6 महीने 1 साल में, मान लो नया वेरिएंट आता है या और कुछ आता है, उसके वजह से वापस गिरेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये थोड़ा मार्केट का आप समझ लीजिए प्रोज एंड कॉन्स होता है। I think we have to concentrate, Alex ji, where our strength is, and the strength does not lie in overall। मेरा तो strength नहीं है कि overall आप इकोनॉमी और मार्केट का correlation करो। I would concentrate on my strength that is on the individual companies, and उसमें मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जो ग्रेफाइट है वो 1,000-1,200 हो जाएगा। दूसरी बात LIC हाउसिंग है, वो 450-500-800 के ऊपर जाएगा, और गुजरात अल्कल ये 450 का भाव है, वो भी 800 के ऊपर जाएगा। हाँ, उसमें 50-100 रुपए का भाव आ सकता है इस सब कंपनी में, लेकिन ओवरऑल एक 50% का रिटर्न बाकी इन सब स्टॉक्स में। तो आप देखेंगे यहाँ से भी ये तो ऊपर जाएंगे, बाकी के कंपनी की है। तो आई थिंक ओवरऑल द बुल मार्केट इज इनफैक्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months एट लीस्ट। ठीक है प्रसाद सर, जब ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें यहीं पे हम जो कर रहे हैं फाउंडर इंडिया के माध्यम से, तो इसी मौके को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जब उनके दुकानें बंद हैं, जब उनके बिजनेसेस बंद हैं, जब उनके नॉर्मल काम करने के या पैसा कमाने के तरीके बंद हैं, या कई बार सैलरीज कट हो गई हैं, कम हो गई हैं लोगों की, वर्क फ्रॉम होम है, तो या नौकरियां गई भी हैं बहुत लोगों की, तो उनके लिए हम एक अच्छा मौका उनके घर तक, उनके फोन तक, उनके स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके को लेकर के बाजार के अंदर में घर बैठ करके वो एक अपना डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके, अगर नहीं है और है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर में कुछ पैसे डाल करके और उस पूंजी को वो बढ़ा सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं बहुत सेफ और बहुत कोई गिमिक नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई रातों रात आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, कोई जैकपॉट शेयर, कोई सुपर हिट, ऐसा कुछ भी नहीं हम कह रहे हैं। मुनाफे का सफर है, अर्निंग विद लर्निंग है। कुछ सीखिए,
पढ़िए, समझिए कि कैसे बाजार काम करता है, जो अभी हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, और जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रसाद सर, तो उनके साथ में और इस तरीके के और लोगों के साथ में हम जुड़ करके कोशिश करते हैं जानने की कि कहाँ पे मौके हैं। उन मौकों को ढूंढ करके और एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक ऐसा अपना कलेक्शन बनाइए स्टॉक्स का, जहां पे आप धीरे धीरे करके पैसों को, अपने पूंजी को बढ़ा सकते हैं और उसमें उन मौके को भुना सकते हैं। तो ये हमारा ध्येय है, ये हमारा इस पूरे शो को और इस पूरे चैनल को चलाने का जो हमारा जो इसके पीछे जो रीजन है वो ये है। तो इस सफर में प्रसाद सर फिलहाल आज इजाजत दीजिए। आज आपके साथ में बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही, चर्चा भी अच्छी रही और साथ में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपने दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर आते हैं, इस शो को जारी रखेंगे और लाइव आपके सवाल जरूर लेंगे। थैंक यू प्रसाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।